आदाब, मैं दीप्ति श्रीवास्तव हाजिर हूँ अपने खास प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक के साथ। आज की पेशकश में हम बात करेंगे डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट के बारे में। डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट इन इंडिया, इसके स्कोप और अपॉर्चुनिटीज़ को हम डिटेल में समझेंगे। डिज़ाइन आज के टाइम में सिर्फ क्रिएटिविटी नहीं बल्कि इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री ग्रोथ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ज़रिया बन चुका है। इन सब बातों को डिटेल में समझने के लिए हमने स्टूडियो में इनवाइट किया हमारे 3 बहुत ही खास गेस्ट को। मिस रेणु शर्मा, एकेडमिक हेड FDDI, मिस निकिता, स्ट्रैटेजिक हेड FDDI, एंड मिस कनिका, मैम इज़ अ सीनियर फैशन डिज़ाइनर। ऑल 3 women leaders we have today। हम आप तीनों का अपने स्टूडियो में तहे दिल से वेलकम करते हैं। हम अपने व्यूअर्स को ही बता दें कि अगर उनके जहन में कोई भी सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या हमें मैसेज दे करके फ़ोन करके पूछ सकते हैं। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किया जाता रहेगा। तो चलिए इस बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रिएटिव प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। मेरा पहला सवाल मिस रेणु शर्मा से है। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि डिज़ाइन जब हम बात करते हैं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम का नाम है जानकारी से कामयाबी तक और आज हमारा टॉपिक है डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट, तो डिज़ाइन सिर्फ क्रिएटिविटी या ब्यूटिफिकेशन है, एस्थेटिक्स है, या इट इज़ मच बियॉन्ड इट? प्लीज़ एक्सप्लेन। शुक्रिया दीप्ति जी इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। तो डिज़ाइन क्रिएटिविटी तो है ही, एस्थेटिक्स तो है ही, सुंदर तो दिखना चाहिए, लेकिन सुंदरता के साथ साथ टेक्निकल पार्ट भी है। इसमें डिज़ाइन के साथ में फंक्शनैलिटी क्या है, मटेरियल क्या यूज़ हो रहा है, और फिर हम इसे कमर्शियल एस्पेक्ट तक भी लेकर के जाते हैं। तो अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसका सल्यूशन इस तरह होना चाहिए कि वो दिखाई भी खूबसूरत दे, प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दे, और कॉस्ट भी हमारी जो है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। तो ये सभी एस्पेक्ट जो हैं वो डिज़ाइन में जुड़ जाते हैं। कनिका मैम, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या डिज़ाइन एस्थेटिक टूल है या एक स्ट्रैटेजिक टूल भी है और प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल की तरह भी वर्क करती है? डिज़ाइन एस्थेटिक्स डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डिज़ाइन की। हम किसी चीज़ को सुंदर बनाते हैं डिज़ाइन उसमें डाल के, बट डिज़ाइन प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन डिज़ाइन। अगर हम किसी बच्चे को डिज़ाइन करना सिखाते हैं तो हम उसको बोलते हैं पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, फिर उसका डिज़ाइन सोल्यूशन निकालो। सुंदर तो उसको बाद में बना ही लेंगे। ऑल्सो अब आजकल हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि MBA कॉलेजेस में, IITs में डिज़ाइन अप्रोच लोग कंसिडर कर रहे हैं आजकल। इवन एक्सेल शीट्स और नंबर्स को डिज़ाइन किया जा रहा है सो दैट जो लोग स्टडी कर रहे हैं उनको इट्स मच बेटर एंड मच ईजियर। सो डिज़ाइन इज़ नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू कपड़े या जूते या बैग्स, वो हमारी एवरीडे लाइफ, एवरीडे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। एंड नाउ अगर आप देखो कि हम इतनी सारी ऐप्स यूज़ करते हैं, जोमेटो यूज़ करते हैं, मिंत्रा यूज़ करते हैं, उसका भी एक अलग डिज़ाइनर है कि जो फ्लो बने प्रोडक्ट का या हम उसका जो व्यूइंग का फ्लो बनाए वो एक डिज़ाइनर ही डिज़ाइन कर सकता है। कोई एक टेक्निकल आदमी नहीं बता सकता है ये। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरती से आपने जवाब दिया मैम। मेरा अगला सवाल निकिता मैम से है। निकिता जी, आप बताएं, ये एरा है, ग्लोबल एरा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की जब हम बात करते हैं तो आपको कैसे लगता है कि डिज़ाइन इज़ क्रिएटिंग अ ह्यूज इम्पैक्ट इन टुडेज टाइम, FTA BTA एरा के टाइम पर? बिल्कुल, मैं बोलना चाहूँगी जो FTA है, जो हमारा रीसेंट हमारा UK के साथ हुआ है, न्यूजीलैंड के साथ हुआ है, फ्रांस के साथ हुआ है,
वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात हुई है, हमारे इंडस्ट्रीज़ के लिए अच्छी बात हुई है, एंड स्पेशली हमारे जो MSMEs हैं उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन ये पॉलिसी निकली है, क्योंकि उसके अंदर हमारे जो छोटे ब्रांड्स हैं वो डायरेक्टली बड़े ब्रांड्स जैसे कि क्लार्क्स हो गया, हमारे बड़े UK ब्रांड्स आयुष्मान हो गया, उनके साथ डायरेक्टली पार्टनरशिप कर सकते हैं। एंड अगर मैं बात करूँ हमारे बड़े इंडस्ट्री की विच इज़ लेदर इंडस्ट्री एंड फुटवेयर इंडस्ट्री, उसमें 16% ऑफ टैरिफ घटा है हमारे लिए। एक फ्री ट्रेड फ्री टैरिफ रोड बनी है जहाँ पे हम लोग फ्रीली अपना छोटा बिजनेस भी हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी हमारे लिए नए रास्ते खुले हैं जहाँ पे एक छोटा ब्रांड भी एक बड़ा ब्रांड बन सकता है एंड इंटरनेशनल बन सकता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रहा है, लेकिन अब हम एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं, कहीं मत जाइएगा। बस हम तुरंत आते हैं जानकारी से कामयाबी तक में। Footwear Design and Development Institute, established in 1986, empowering aspiring designers for over 3 decades. With 12 modern campuses across India, nurturing creativity and innovation, offering specialized programs in footwear, fashion, leather goods, and retail management, shaping future industry professionals. Admissions now open. Begin your creative journey with FDDI. वेलकम बैक टू जानकारी से कामयाबी तक। रेनू मैम, आपसे जानना चाहेंगे किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए, क्योंकि ये बहुत सारे डिज़ाइन रिलेटेड कोर्सेज, मैनेजमेंट रिलेटेड कोर्सेज हमारे इंस्टीट्यूट्स कराते हैं, तो किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर या उसकी लैब्स या उसका डिज़ाइन स्टूडियोज़ कितने इम्पॉर्टेंट है? दीप्ति जी, देखिए, जब भी हम डिज़ाइन की बात करते हैं, जैसे बात हो रहा है हम प्रॉब्लम सोल्यूशन की सॉल्व करने की बात करते हैं, तो वो सिर्फ किताबों से पढ़कर नहीं हो सकता है। उसको आपको वाकई में प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है तो आपको लैब्स चाहिए होती हैं, आपको लैब्स में काम करना है, आपको प्रोटोटाइपिंग करना होता है, और उसके बाद में उन सभी प्रोटोटाइप को टेस्ट भी करना होता है, जो कि बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमें अपने सैनिकों के लिए जूते बनाने हैं। जी बिल्कुल। तो हमें ध्यान देना है, जो बात हो रही थी कि फंक्शनैलिटी की, उनको क्या क्या चाहिए। अगर वो सियाचिन में हैं तो उस समय जूते के अंदर का टेम्परेचर क्या होना चाहिए जी, या अगर इलेक्ट्रिसिटी के आसपास में हैं या माइन के पास में जा रहे हैं तो किस तरह से जूता वहाँ पर रिएक्ट करेगा, वो हमें जानना होता है। और इसके लिए हमें टेस्टिंग, बाकायदा टेस्टिंग ही करनी होती है। बिल्कुल सर। तो इसके लिए जैसे इंटरनेशनल टेस्टिंग लैब्स हैं जहाँ पे टेस्टिंग किया जाता है, तो सभी स्टैंडर्ड, सभी मानक देखने होते हैं, तो टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। और स्टूडियो वर्क भी अभी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से डिज़ाइन को सीखा जाता है, आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक ही दिन में डिज़ाइन अपना पूरा कर लें। तो एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे आप अपने डिज़ाइन पे काम कर रहे हैं, आप वहीं पे उसको रख के जाएं और फिर वापस आके उस पर काम करने लग जाएं। तो स्टूडियो लैब्स और टेस्टिंग लैब्स, और सिर्फ इन्हीं लैब के अलावा हमें बाहर जाके भी काफ़ी चीज़ें करनी होती हैं, सिर्फ क्लासरूम या लैब तक नहीं जाना होता। तो हम इंडस्ट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमें इस्तेमाल करना होता है। बहुत ही खूबसूरती से मैम ने बताया, रेनू मैम ने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मैंडेटरी होता है स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देने के लिए। तो मैम बात कर रही थी हार्ड स्किल्स टेक्निकल ट्रेनिंग, चाहे वो डिज़ाइन में हो। तो निकिता मैम, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि किस तरीके की टेक्निकल ट्रेनिंग हम अपने स्टूडेंट्स को देते हैं डिज़ाइन में और मैनेजमेंट में? मैं शुरुआत करूँगी कि जैसे मैम ने बोला कि हमें लैबोरेटरीज़ की सख्त ज़रूरत होती है, विच इज़ कॉल्ड फिज़िकल लैब्स। बट मैं एज अ स्टूडेंट और एज अ इंडस्ट्री पर्सन ये कहूँगी कि जो पहली लैब होती है वो इंसान के खुद के ब्रेन में होती है, एंड वो स्पेशली डिज़ाइन में वो हमारे दिमाग में पहले बनता है और उसके बाद फिर वो लैब में आके बनता है। तो जैसे हम लोगों को सबसे पहले ट्रेनिंग देनी चाहिए डिज़ाइन थिंकिंग की, एंड जैसे ही हम लोग बहुत ही ज़्यादा डिज़ाइन थिंकिंग में बेहतर होते जाते हैं, हमें समझ में आता है कि मटेरियल का क्या सोर्सिंग होना चाहिए, मटेरियल क्वालिटी का क्या मैंडेट होना चाहिए, एंड कैसे हम उस मटेरियल को एक प्रोडक्ट में डेवलप कर सकते हैं। हम अपनी जो थॉट प्रोसेसेस हैं उनको मटेरियल को यूज़ करके कैसे एक प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। मुझे लगता है कि ये सारी ट्रेनिंग्स बहुत ही ज़रूरी है। जहाँ पे मैं टेक्निकल ट्रेनिंग में अगर नाम लूँ तो हमारे 3D प्रिंटर्स हैं, हमारी बायोमैकेनिक्स लैब है, हमारे
फूड स्कैनर है। तो ये सारे आजकल आधुनिक मशीनरीज़ हमारे इंस्टीट्यूट्स में अवेलेबल है एंड इन्हीं की वजह से हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं। एंड आजकल मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताऊँ तो हमारे जो यूज़र्स हैं एंड कंज्यूमर्स हैं वो बहुत इंटेलिजेंट है। एंड वो सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं, वो लोग बहुत ही ऐसे यूज़र्स हैं जो जानना चाहते हैं कि वो क्या पहन रहे हैं, कि वो क्या यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग को जो मेकर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको बहुत ही नाजुकता से किसी प्रोडक्ट को बनाना होता है और उसको पेश किया जाता है कि ये आपके फूड के लिए बेहतर है, ये आपके बॉडी के लिए बेहतर है। एंड इन सब चीज़ों के लिए टेक्निकलिटीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है विद हाई परफॉर्मिंग मशीनरीज एंड विद लॉट ऑफ स्किल। तो मैं बोलूँगी कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं एंड जो लोग इंडस्ट्री में हैं वो जितनी स्किल्स अडाप्ट करते रहें वो उतना बेहतर है। बहुत शानदार तरीके से निकिता मैम ने समझाया कि यूथ आज का बहुत अवेयर है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत वेल इन्फॉर्म्ड है। अब हम बात करेंगे उस यूथ की जो कि हमारा कॉमन यूथ है, कंट्री का कॉमन मास है, जिसको अपने करियर एस्पिरेशंस के डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। तो कनिका मैम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि जहाँ पे इतने कोर्सेज़ हैं, अलग अलग कोर्सेज़ हैं, उनके पोटेंशियल करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो डिज़ाइन और मैनेजमेंट कोर्सेज़ में कोई भी यूथ या कोई भी स्टूडेंट जो अपना करियर प्लान कर रहा है वो क्यों आना चाहेगा? व्हाट इज़ इट दैट इंटरेस्ट देम? एक्चुअली मैं बार बार ये बात बहुत सारे लोगों को बताती हूँ एंड इट माइट साउंड थोड़ा फ़नी ऑल्सो कि 3 करियर्स हैं जो सबसे बेस्ट होते हैं, रोटी कपड़ा मकान। उसमें कभी रिसेशन नहीं आता, कभी लॉस नहीं होता। ऑफकोर्स लॉस होता है बट बहुत ही सेफ सो टू से कि एरियाज ऑफ वर्क हैं। सो इसमें हम कपड़े के बारे में बात कर रहे हैं, कपड़े में जूते, बैग सब कुछ आता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है इन टर्म्स ऑफ इट्स नॉट अ प्रोडक्ट कि जो लोग कंज्यूम करना बंद कर देंगे। हम कपड़े पहनना बंद थोड़ा कर देंगे, हम लोग चप्पल पहनना बंद थोड़ा कर देंगे। सो इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोडक्ट दैट पीपल विल कीप कंज्यूमिंग। हमारे पास कितना भी कपड़ा हो, पूरी ज़िंदगी के लिए कपड़ा हो, बट फिर भी हम लोग नए कपड़े ज़रूर खरीदते हैं, नए जूते ज़रूर खरीदते हैं, नया सामान ज़रूर लेते हैं। सो डिज़ाइन का कोई देयर इज़ नो डर्थ ऑफ अपॉर्चुनिटी कि हम लोग को कभी ऐसे जॉब्स की कमी हो या फिर करियर अपॉर्चुनिटी की कमी हो। मेन थिंग इज़ आपको कितना मेहनत करना है, और ये तो हर एक करियर में इम्पॉर्टेंट है, बट ये स्पेशली डिज़ाइन में बहुत सारा स्किल्स चाहिए, बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए एंड ऑफ कोर्स एक डिज़ाइन माइंड, लाइक मैम सेड की डिज़ाइन थिंकिंग माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ब्यूटिफुली एक्सप्लेन। बहुत समझ आ रहा होगा हमारे यूथ को भी जिसको इस डायरेक्शन में अपना करियर बनाना है। निकिता मैम आपसे जानना चाहेंगे, बिकॉज आप स्ट्रैटेजिक हेड हैं FDDI की, तो आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आप किस तरीके से इंस्टीट्यूट्स के बारे में या कोर्सेज के बारे में, जो हमारा गांव वी हैव 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, इंडिया इज़ a huge market when youth, manpower resource, youth resource country है हमारी मीडियन एज भी ऐसी है कि जहाँ पे मेजरली यूथ है। सो उस यूथ तक आप इन प्रोग्राम्स तक को कैसे ले जाते हैं, कैसे बताते हैं कि ये कोर्सेज भी हैं आज के टाइम में जिनको यूथ कर सकता है? निकिता मैम आप बताइए। मैं बोलूँगी जहाँ डिमांड हाई होती है वहाँ सप्लाई होती है। तो अगर हम आज की मार्केट में देखा जाए, देयर आर सो मेनी स्टार्टअप्स जो एक जेन जी बच्चा और एक मिलेनियल बच्चा खुद उठकर खड़ा कर लेते हैं एंड सरकार उसको इतनी सुविधाएं दे देती है कि उसको और ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं बोलूँगी कि डिमांड ही हमारी इतनी हाई है। अगर हम देखें जितने सारे ब्रांड्स अभी नए खुले हैं, मैं नेम लेना चाहूँगी जैसे गली शूज़ का, कॉमेट शूज़ का, नीमरानाज एंड देयर आर कॉमेट के भी हैं। तो अभी ये सब लोग सस्टेनेबिलिटी की तरफ तो जा ही रहे हैं। ये लोग हमारे डिज़ाइन लैंग्वेज को भी लेकर जा रहे हैं जो कि हमारे रूट से जुड़ा हुआ है, हमारे आर्टिजान से जुड़ा हुआ है। तो जब हमें पता लगता है कि जब छोटे छोटे बच्चे एंड हमारे आर्टिजान से जुड़े हुए हैं, हमारे रूट्स को फिर से लेकर आ रहे हैं एंड एक नया प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं विद इनोवेशन, ऑटोमेटिकली ऐसे कोर्सेज की डिमांड भी बहुत हाई जाती है। तो अगर मैं बोलूँ कि हम कैसे पहुँचाएंगे, मुझे लगता है कि अगर हम 10-20 बच्चों को अच्छे से डिज़ाइन लैंग्वेज सिखा देते हैं या फिर डिज़ाइन थिंकिंग सिखा देते हैं, उनकी ऑटोमेटिक स्किल
स्किल्स बढ़ जाती हैं एंड धीरे धीरे करके ये वर्ड स्प्रेड होता है एंड हम लोग कोशिश करेंगे कि हम और भी ऐसी छोटी बड़ी वर्कशॉप्स ना सिर्फ स्टूडेंट्स बट जो औरतें गांव में हैं और जो आर्टिजान्स रीच नहीं कर पाते हमारे स्टूडियोज़ को और हमारे प्लेसेस को, हम उन तक जाएं और उन तक छोटी छोटी क्लासेस या फिर स्किल डेवलपमेंट के क्लासेस स्टार्ट करें ताकि उनको भी सहानुभूति हो एंड वो भी इन्वॉल्व हो पाएँ इन मेकिंग इन इंडिया एंड ऑल्सो फॉलोइंग लोकल वोकल फॉर लोकल। ब्यूटिफुली शेड। सो अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और प्रोग्राम का सिलसिला, क्वेश्चन आंसर का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। Footwear Design and Development Institute, established in 1986, empowering aspiring designers for over 3 decades. With 12 modern campuses across India, nurturing creativity and innovation, offering specialized programs in footwear, fashion, leather goods, and retail management, shaping future industry professionals. Admissions now open. Begin your creative journey with FDDI. अच्छा रेनू मैम, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप एक एकेडमिक हेड हैं FDDI की, तो आप इस सवाल का जवाब बहुत बेहतरीन तरीके से दे पाएंगे। तो आप मुझे बताएं कि जो हमारी फैकल्टीज़ हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हैं ट्रेनिंग की, जो हमारे स्टूडेंट्स को देती हैं, जो कि यूथ को देती हैं। तो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम या अप स्किलिंग और री स्किलिंग प्रोग्राम फैकल्टीज़ के लिए टू बी इन द ट्रेंड कितना इम्पॉर्टेंट है? अब बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं जी। जिस तरह से हम पहले पढ़ रहे थे और जिस तरह से अभी हम पढ़ रहे हैं उसी में ही बहुत बदलाव आ गया है जी। और क्या पढ़ना है ये भी बहुत जल्दी बदल रहा है। जैसे टेक्नोलॉजी बदल रहा है, AI आ रहा है और नए नए डिज़ाइन टेक्निक्स भी आ रहे हैं। और फैकल्टी का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम जिस तरह से पहले किए जाते थे वो भी अब बदल रहे हैं कि सिर्फ फैकल्टी भी लेक्चर से ही नहीं पढ़ेगी या वर्कशॉप करके ही नहीं पढ़ेगी, फैकल्टी को भी इंडस्ट्री में जाना होगा, वहाँ पर काम करके ही सीखना होगा। उसी से ही फैकल्टी पढ़ सकती है, ना सिर्फ कि फैकल्टी भी लेक्चर ले। तो दोनों चीज़ें बहुत ही इस समय बहुत ही ज़रूरी हैं क्योंकि सभी आयाम बदल रहे हैं और फैकल्टी को भी स्टूडेंट बनना पड़ेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सो कनिका मैम, आपसे बात करते हैं कि हम जब बात करते हैं ग्लोबल प्रोजेक्ट्स और इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस की, अब मैंने बताया था कि वी आर अ मैन पावर रिच कंट्री, वी आर रिच विद लॉट ऑफ क्राफ्ट, हमारा क्राफ्ट काफ़ी रिच है एंड वी आर अ रिसोर्स हाउस, अ ट्रेजर हाउस ऑफ टैलेंट एंड इनोवेशन। तो इसमें ग्लोबल कोलैबोरेशंस या इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स कितने इम्पॉर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए और वो कैसे उस यूथ को ट्रेन करता है या स्ट्रेंथन करता है जो कि आगे करियर लेकर के बढ़ाना चाहता है इस प्रोफाइल में, और इसको कैसे वर्सेटाइल बनाता है फॉर ग्लोबल इंटरनेशनल मार्केट्स? सी, हमारा स्टैंड आउट पॉइंट, लाइक मैंने पहले भी काफ़ी बारी बोला है, दैट हमारा स्टैंड आउट पॉइंट हमारा क्राफ्ट है। इट इज़ अ सेक्टर जो हम बहुत अच्छे से समझते हैं एंड फॉर स्टूडेंट्स इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वो रूट्स में जाएं और देखें कि हमारे एक्चुअल में हमारे रूरल एरियाज़ में और हमारे लोग क्या कर रहे हैं। सो यूथ को रादर देन लुकिंग कि वेस्ट में क्या हो रहा है, जी बिल्कुल, जो ऑलरेडी वेस्ट वाले लोग तो हमारे को ही देख रहे हैं, हमारे कोलापुरी, हमारी एम्ब्रॉयडरीज, हमारे स्टोन वर्क को लेके जा रहे हैं। सो हमारे यूथ को बहुत इंपॉर्टेंट है अभी कि अपनी चीज़ों को प्रिजर्व करें, उसको आगे लेके जाएं, बट मेन थिंग इज जो क्राफ्टमैन है उसका हाथ नहीं छोड़ सकते। अभी हमारे कुछ क्राफ्टमैन हैं, कुछ क्राफ्ट्स हैं जो बिल्कुल ही मतलब एक्सटिंक्ट हो गए हैं, डबल इक्कत के क्राफ्टमैन ही बहुत कम बच गए हैं क्योंकि उनको कभी वैल्यू ही नहीं मिला है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने यूथ को ये बताएं कि जहाँ से आपका प्रोडक्ट आ रहा है आप उसको भी वैल्यू दो। अपने पट्टचित्रा को प्रिंट में नहीं कन्वर्ट कर सकते, उसको उस आर्टिजन को तो वैल्यू दो, उसने जो हाथ का काम किया है। और उसमें जो हाथ के काम में एक बहुत बड़ा वो चीज़ होता है कि हमेशा सब कुछ सेम नहीं दिखता। जी बिल्कुल, उसमें एक अपनी यूनिकनेस होती है जो वेस्ट ने तो बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लिया। अगर अभी से 15-20 साल पहले देखें तो
फॉरेन लाइक दिस गर्ल्स आते थे, बहुत सारे डिज़ाइनर्स बाहर से आते थे, हमारे जयपुर के क्राफ्टमैन के साथ दिनों दिनों बैठे रहते थे एंड अपने डिज़ाइन डेवलप करते थे, वापस लेके जाते थे, अपने मोटिव्स हमारे मोटिव्स के साथ मिक्स करके बनाते थे. सो इट्स टाइम दैट हम लोग बैठे उन आर्टिजन्स के साथ, उनको कल्चरली रिलेवेंट और न्यू प्रोडक्ट में लेके आएँ, बट उनका हाथ ना छोड़ें, उनको उनकी वैल्यू दें, उनकी लाइफ का मतलब उनकी लाइफ कैसे बोलूँ, लाइफस्टाइल भी बेटर करें जैसे हम लोग का बेटर हो रहा है. दे डिज़र्व इट इक्वली, जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वो भी आगे बढ़ें. सो कनिका मैम ने बहुत ही क्लैरिटी के साथ बताया कि कैसे हमारा क्राफ्ट इस अ ट्रेजर हाउस और कैसे हम हैंड होल्ड करके अपने जो आर्टिसंस हैं उनको आगे बढ़ा सकते हैं और अपनी जो कला है उसको दुनिया को दिखा सकते हैं. सो रेनू मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि इंडिया के आर्टिसंस और ट्रेडिशनल क्राफ्ट के लिए हम और क्या क्या कर सकते हैं और क्या इनिशिएटिव सरकार को लेने चाहिए या ले रही है? बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि अभी बताया गया कि इंडिया की आर्टिस्ट या जो भी हमारे आर्टिसान्स हैं वो हमारा एक ट्रेजर हाउस हैं और हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं. जी हाँ. तो अभी जैसे हमारा एक प्रोजेक्ट है इंडिया डिज़ाइन लैंग्वेज, जी, कि हमारी अपनी डिज़ाइन लैंग्वेज होना चाहिए. तो जितने भी हमारे आर्ट हैं हमें इसको डॉक्यूमेंट करने का हमने कार्यक्रम शुरू किया. तो यहाँ पर हम आर्टिज़ान के साथ में उसका आर्ट सीखते हैं और उसको अब इंडियन अप्रोच और फिर ग्लोबल आउटलुक कि इंडिया का आर्ट है लेकिन वो ग्लोबली रेलेवेंट रहे, तो हमें ग्लोबल ट्रेंड्स भी जानना होंगे. तो इंडिया का आर्ट हमने सीखा और जो ग्लोबली हो रहा है उस सब की जानकारी हम आर्टिज़ान को दें. तो आर्टिज़ान और स्टूडेंट के साथ में मिलजुल के वो प्रोजेक्ट करते हैं जहाँ पे आर्टिज़ान, इंडस्ट्री और फैकल्टी साथ में काम करती है. बहुत ही शानदार तरीके से रेनू मैम बता रही हैं, लेकिन हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद. Footwear Design and Development Institute, established in 1986, empowering aspiring designers for over 3 decades. With 12 modern campuses across India, nurturing creativity and innovation, offering specialized programs in footwear, fashion, leather goods, and retail management, shaping future industry professionals. Admissions now open. Begin your creative journey with FDDI. वेलकम बैक टू जानकारी से कामयाबी तक. निकिता मैम, यही सेम सवाल हम आपसे भी करना चाहेंगे कि कैसे हम अपने आर्टिसंस और ट्रेडिशनल क्राफ्ट सेक्टर को सपोर्ट करके ग्रो कर सकते हैं. हम लोग जैसे मैम ने बताया कि हम लोग उन आर्टिसान्स को रीच कर सकते हैं जो लोग एक्सटिंक्ट होने जा रहे हैं. और अभी हमने देखा होगा कि पहले के ज़माने में हर एक इंसान के पास अपनी एक कला होती थी. राजस्थान में अपनी कला होती थी, गुजरात में एक अपनी कला होती थी, बाकी जगहों पे अपनी एक कला होती थी. अब आपने देखा होगा धीरे धीरे करके सब चीज़ें बस समिटती जा रही हैं एंड वो कुछ चीज़ें हमें दिखती हैं दिल्ली हाट पे या किसी सूरज कुंड मेला में या सिर्फ ऐसी जगहों पे वो आर्ट्स रह चुकी हैं. बट पहले हम देखते थे कि वो आर्ट घर घर तक होती थी एंड वो आर्टिज़न का जो परिवार होता था वो एक ही आर्ट से फल फूल जाता था. बट अब हम वो नहीं देखते हैं. तो अगर हम ये करना चाहते तो हम लोग एक क्लस्टर्स को टारगेट कर सकते हैं. हम लोग जैसे हमारी सरकार ने लेदर क्लस्टर के लिए स्कीम्स निकाली है और बाकी स्कीम निकाली हैं ताकि ये सारे आर्टिज़ान्स को हम लोग सपोर्ट कर सके. तो क्या है कि ये आर्टिज़ान्स को अपना आर्ट तो आता है बट इनको टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करनी आती. जो आधुनिक मशीनरीज हैं जो हमारे पास उनको यूज़ नहीं करना आ सकता. तो हम लोग एज अ ब्रिज काम कर सकते हैं जहाँ पे हम उनको वो सिखाएं जो उन्हें नहीं आता और वो उनसे सीखे जो कला उनके पास है, जो गिफ्ट उनके पास है वो हमारे बच्चों तक जाए, ताकि हम लोग एक, जैसे मैम ने बोला था, एक इनोवेटिव नया प्रोडक्ट बनाए जो रेलिवेंट रहे मार्केट में, ऑल्सो वो इंस्पायर करें हमारे ग्लोबल मार्केट को. ब्यूटिफुली शेड. कनिका मैम, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आपका कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है और साथ में आप फैशन डिज़ाइनर भी रही हैं. तो अभी तक हम बात कर रहे थे हार्ड स्किल्स की, टेक्निकल स्किल्स की, जो कि हमारे यूथ के लिए हम बता रहे थे डिज़ाइन, डेवलपमेंट या मैनेजमेंट कैसे उनकी करियर के लिए गेम चेंजर की तरह प्ले करती हैं. अब आपसे जानना चाहेंगे कि हार्ड स्किल्स तो एक तरफ, सॉफ्ट स्किल्स का भी इसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जिससे कि लोगों के करियर इन्हांस हो सकते हैं, या खाली हार्ड स्किल बिकॉज आर्टिसंस भी इन्वॉल्व है,
छोटे छोटे कस्बों गांव के यूथ भी इन्वॉल्व हैं। तो एक तो हार्ड स्किल्स हो गया, उनकी ट्रेनिंग जो उनको हम देते हैं, बट सॉफ्ट स्किल्स के बारे में भी यहाँ पे बताएं। सॉफ्ट स्किल्स का बहुत रेलेवेंस है, जितना भी हम बोलें ठीक है। मतलब ऑफ कोर्स सी वही बात है ना, डिज़ाइन इतना एवॉल्व फील्ड है कि हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल का एक मैच करना पड़ता है, क्योंकि अगर मेरे पास सॉफ्ट स्किल्स नहीं है तो मैं अपने डिज़ाइन को कन्वे नहीं कर सकती, बायर को एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मैंने क्या बनाया है। प्लस अगर हम लोग यूथ को देखें जो अब जॉब्स के लिए जा रहे हैं या फिर बाहर निकल रहे हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सॉफ्ट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है टू कन्वे योर मैसेज करेक्टली, कि आप क्या बताना क्या चाहते हो, आप करना क्या चाहते हो। प्लस अगर हम लोग बहुत लोकल टू ग्लोबल के बारे में बात कर रहे हैं, सो टू इंटरनेशनल लोगों को अपना कन्वे करने के लिए अपना मैसेज, योर सॉफ्ट स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वरना उनको समझ ही नहीं आएगा कि आप बताना क्या चाहते हो। सिमिलरली द केस इज़ अपना, अगर मैम ने जैसे बोला कि अपना अगर आर्टिजन्स से बात करना है, तो वो लोग बहुत सेंसिटिव लोग हैं, अपने क्राफ्ट को लेके भी बहुत सेंसिटिव हैं, अपनी लाइफ को लेके भी बहुत सेंसिटिव हैं। सो योर सॉफ्ट स्किल्स विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल उनसे भी डील करने के लिए, कि आप उनको उनका सेंटिमेंट तो नहीं हर्ट कर रहे, क्योंकि उनके क्राफ्ट तो उनकी डेली लाइफ से, उनके पुराने पूर्वजों से निकल के आए हैं। सो उनके साथ भी बहुत ध्यान और प्यार से बात करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑफ कोर्स जॉब मार्केट में तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही सॉफ्ट स्किल, बिकॉज कम्युनिकेशन बेस्ड हम लोग लाइफ जी रहे हैं। प्लस आजकल हम देख रहे हैं इतना ऑनलाइन कॉन्वर्सेशंस हो रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर आप लॉस इन लाइक कम्युनिकेशन में जो लॉस होता है, टू अवॉइड दैट we definitely need to hone our soft skills. and इंडिया में थोड़ा we have observed, मतलब मैंने बहुत साल से लोगों को प्लेसमेंट्स किया है, जॉब्स दिलाया है, so we have observed that people जिनका soft skills थोड़ा सा better होता है are tend to get a little bit better job, because वो एक perceived notion है and it's easier कि वो कंपनी में सेट हो जाते हैं। मैं इस चीज़ में मैम मैं ऐड करूँगी कि हमारे सॉफ्ट स्किल्स सिर्फ हमारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या हमारे कस्टमर रिलेशन मेंटेन करने के लिए नहीं होते, बल्कि हमारे रिसर्च वर्क में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हम बात करेंगे कि हम डिज़ाइन थिंकिंग की अगर हम बात करें, तो हमारी डिज़ाइन थिंकिंग स्टार्ट ही हमारी रिसर्च से होती है, और वो रिसर्च हमारी स्टार्ट होती है हमारी एथनोग्राफी से। उस एथनोग्राफी के अंदर ही हमारा फ़ोटो एथनोग्राफी होता है, हमारा वीडियो एथनोग्राफी होता है, एंड उन सब चीज़ों को करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे सॉफ्ट स्किल्स बहुत ज़रूरी होते हैं, कि हम कैसे किसी को अप्रोच करें, कैसे हम लोग किसी के अगर वीडियो बना रहे हैं नेचुरली तो उसका एसेंस ना जाए, कैसे हम लोग एम्पैथी दिखाएं टुवर्ड्स द बायर और टुवर्ड्स द सेलर हु इज सेलिंग ऑन द स्ट्रीट, या फिर अगर चाय वाले के साथ भी अगर हमें एथनोग्राफी बनानी है, हमें अगर उनके लिए कुछ डिज़ाइन करना है, तो हम कैसे उसको ऑब्जर्व करेंगे। वो सारी हमारी सॉफ्ट स्किल्स हैं जो हमको पेशेंस सिखाती है, हमें बात करने का तरीका सिखाती हैं, और अपने प्रेजेंट करने का तरीका सिखाती है। काफ़ी इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन आप दोनों ने दी, कनिका मैम ने, निकिता मैम ने काफ़ी इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन दी, और हम इस प्रोग्राम को, इस बातों का सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। Footwear Design and Development Institute, established in 1986, empowering aspiring designers for over 3 decades. With 12 modern campuses across India, nurturing creativity and innovation, offering specialized programs in footwear, fashion, leather goods, and retail management, shaping future industry professionals. Admissions now open. Begin your creative journey with FDDI. वेलकम बैक टू जानकारी से कामयाबी तक। रेनू मैम, आपसे मेरा अगला सवाल है, आप एक एकेडमिशियन हैं, तो उस पर्सपेक्टिव से बताएं कि डिज़ाइन और मैनेजमेंट दोनों मिल करके किसी यूथ को ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, उसकी लर्निंग को ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं। रेनू मैम। जी, देखिए, डिज़ाइन है प्रॉब्लम का सल्यूशन आपने निकाला है। प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालने में आप अकेले काम नहीं करते हैं, आपके साथ में टीम्स काम करती हैं। आप और जो प्रॉब्लम होती है वो भी छोटी से लेके बहुत बड़ी तक भी प्रॉब्लम होती है। तो जब हम टीम्स में काम करते हैं तो हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत रहती है। और जब हम डिज़ाइन एक क्रिएटिव सोल्यूशन हमने निकाला, हमने बहुत अच्छा सोल्यूशन निकाला, हमारा कॉस्ट भी सही है, उसके बाद हमें उसे मार्केट में पहुंचाना है, शॉपिंग के ज़रिए पहुंचाना है, ताकि लोगों तक वो सोल्यूशन पहुंच सके।
तो मैनेजमेंट का एक एस्पेक्ट जो मार्केटिंग जिसको बोलते हैं, या कस्टमर को जानना, कंज्यूमर बिहेवियर को जानना, या रिटेलिंग कैसे करनी है, हम उसे ऑनलाइन बेच सकें, बेचना चाहिए या ऐप के थ्रू बेचें या वो स्टोर में आए, तो वो सब क्रिएट करने के लिए डिज़ाइन और मैनेजमेंट दोनों का कॉम्बिनेशन सही रहता है कि जहाँ पे हमने एक सोल्यूशन को क्रिएट किया, अच्छी तरह क्रिएट किया और उसके बाद हमने उसको कमर्शियलाइज़ किया और लोगों तक भी सही पहुँचाया। तो डिज़ाइन की क्रिएटिविटी और मैनेजमेंट की तरफ से प्रॉफिटेबिलिटी, ये दोनों मिलकर एक यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो डिज़ाइन थिंकिंग को भी जाने और साथ ही साथ में ये भी जाने कि फाइनेंशियल पार्ट जो है वो भी कितना इम्पॉर्टेंट है, उसका सेलिंग पार्ट या उसका जो मर्चेंडाइजिंग पार्ट है वो कितना इम्पॉर्टेंट है। तो दोनों जब मिल जाते हैं तो यूथ के लिए बहुत सारे करियर ऑप्शंस भी खुल जाते हैं। सो रेनू मैम, इसी के आगे मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगी, कॉन्सेप्ट से फाइनल प्रोडक्ट तक डिज़ाइन वैलिडेशन कैसे इंश्योर किया जाता है? थोड़ा डिटेल में इलैबोरेट स्टेप बाय स्टेप बताएं। जी, जैसे निकिता ने बताया था कि सबसे पहले शुरुआत आपके दिमाग से होती है कि क्या कौन सा प्रॉब्लम है जो आपको लगता है कि इतना बड़ा प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन होना चाहिए। वो इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं, जब हम कमर्शियल करना चाहते हैं तो हम जानना चाहते हैं कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिससे काफ़ी लोग प्रभावित हैं कि अगर हम कुछ सोल्यूशन निकालेंगे तो इस सोल्यूशन से बहुत लोगों की भलाई होगी। तो ये आइडेंटिफाई करना कि कौन सा एरिया है जहाँ पर हमें काम करना है। तो पहले तो यही कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है आपका, इस पर हमें बहुत समय लगाना चाहिए कि कौन सी प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व करना चाहते हैं, कि सॉल्व करेंगे तो उससे बहुत से लोगों का फ़ायदा होगा। फिर हम उस प्रॉब्लम के बारे में, उस प्रॉब्लम की जड़ तक जाना चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम है क्यों, और फिर कहाँ पर किस तरह से सोल्यूशन हो सकता है। तो आपके दिमाग में जब आइडिया आया, आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन किया, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद हम रिसर्च करते हैं और रिसर्च में हम ये देखते हैं कि कहीं ऐसा होगा कि किसी और ने पहले प्रॉब्लम सॉल्व किया है, तो हम अपना एफर्ट वहीं पे लगाएं कि कहाँ किसी ने और ने सॉल्व किया है तो हम उसे आगे कुछ और सोल्यूशन दे सकते हैं क्या। तो उसको रिसर्च कहते हैं। और अभी निकिता ने जैसे बताया कि हम एथनोग्राफी करते हैं, हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं कि आप जैसे जूता है तो आप कैसे चलते हैं, आप कैसे बैठते हैं, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आपके ऑक्यूपेशन में क्या आपको बहुत देर तक खड़े रहना पड़ता है, या आप कपड़े पहनते हैं तो आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आपका अपीयरेंस कैसा होना चाहिए, या जैसे कि हम स्टोर डिज़ाइन करते हैं तो आपकी लोकेलिटी क्या है, आपका कल्चर क्या है, क्या फेस्टिवल हैं, इन सब पे रिसर्च किया जाता है। इस रिसर्च के बाद प्रोटोटाइपिंग होती है, और प्रोटोटाइपिंग भी एक एक्सपेरिमेंटल फेज है जहाँ पे हम प्रोटोटाइप बना के फिर टेस्ट करते हैं क्या काम कर रहा है, क्या नहीं काम कर रहा है, कैसे उसे बेहतर किया जा सकता है, और उसके बाद फिर हम इसको पायलट टेस्टिंग करते हैं, कमर्शियलाइज करते हैं, एंड देन वी गो फॉर फुल, मतलब पूरा हम उसको मार्केट में लॉन्च के लिए ले जाते हैं। तो ये प्रोसेस बहुत एक्साइटिंग भी होता है, और इसमें जहाँ से आप शुरुआत करते हैं, और हो सकता है कि आप जब अपना रिसर्च करें और जब आप आगे बढ़े तो हो सकता है कि सोल्यूशन आपने जो सोचा हो उससे भी कहीं ज़्यादा बेहतर सोल्यूशन आ जाता है। सो ब्यूटीफुली एक्सप्लेन रेनू मैम। और निकिता मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये तो हमने प्रोडक्ट्स की बात कर ली, हमने फुटवेयर की बात कर ली, गारमेंट्स की बात कर ली, हमने एक्सेसरीज़ की बात कर ली, जो कि कंज्यूमर बिहेवियर या कंज्यूमर की आस्क या नीड के हिसाब से हम बना सकते हैं। बट जब हम बात करते हैं गैजेट्स की, कौन से सेफ्टी स्टैंडर्ड्स या प्रोटोकॉल्स या कंप्लायंस आपको लगता है कि बहुत डिज़ाइन फेज़ में ही सोच के रखना है कि ये मैंडेट्स हैं, या ये लेटर और स्टेजेस की बात है? मैं अगर बोलूँ हमारे सेफ्टी कंसर्न्स को लेके, तो हमारे डिज़ाइनर्स ही इतने इक्विप्ड होते हैं कि उनको सिखाया जाता है कि कोई भी चीज़ को डिज़ाइन करना है तो उसको कैसे सेफ्टी मेजर्स भी दिया जाए। तो ये लेटर ऑन स्टेज पे तो टेस्ट होने के लिए आता है, बट अगर जो आइडिएशन स्टेज ऑफ सेफ्टी पर्पस भी होता है वो हमारा डिज़ाइन से ही स्टार्ट हो जाता है। एंड अगर मैं बात करूँ कि कोई स्टैंडर्ड्स हैं या फिर ऐसे कोई प्रोटोकॉल्स है जो हमें फॉलो करने चाहिए, तो सरकार ने हमारे लिए BIS का एक पॉलिसी निकाला हुआ है जो फुटवेयर इंडस्ट्री ऑलरेडी फॉलो करता है, बाकी सारी इंडस्ट्री भी फॉलो करती है। जैसे गोल्ड में हमारे लिए अलग पॉलिसीज़ हैं, हमारे लिए मेटल में हमारे लिए अलग पॉलिसीज़ है, वैसे ही फुटवेयर के अंदर भी सरकार ने BIS करके निकाला हुआ है, जिसके अंदर हम लोग क्वालिटी चेक करते हैं, मटेरियल क्वालिटी चेक करते हैं, और चेक करते हैं कि वो हमारे ह्यूमन फुट के लिए सेफ़ है या नहीं है।
तो जो सारे हमारे MSMEs हैं, जो भी सारे हमारे बड़े बिग इंडस्ट्रीज़ हैं, वो सबको BIS फॉलो करना होता है स्ट्रिक्टली, एंड वो हमारे सरकार रेगुलरली चेक करती है उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे जाके, उनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देखकर एंड द एंड प्रोडक्ट देखकर। जब वो लोग इंटरनेशनली टेस्ट कराते हैं, या फिर मैं कुछ लैब्स का नाम लूँ तो जैसे सैट्रा इंटरनेशनल लैब है फॉर अ फुटवेयर, उससे टेस्ट गो थ्रू करवाते हैं, तो हमें वहाँ पे सब पता लग जाता है कि ये क्या, क्योंकि इंडियन फूड इज़ नॉट टू प्ले विद। हम लोग इंडियंस हैं, बट हम ये नहीं करेंगे कि हम कुछ भी पहन लेंगे या हम कुछ भी ओढ़ लेंगे। जो केमिकल्स बाहर बैन हैं वो इंडिया में भी उतने ही बैन है, जो एडेसिव बाहर बैन है वो इंडिया में उतने ही बैन है। तो हमको वो सब नज़र में रखते हुए अगर हम बनाएं तो हम लोग सारे स्टैंडर्ड्स को क्लियर करते हैं एंड उस पर खड़े उतरते हैं। सो शार्पली एक्सप्लेन, ब्यूटिफुली एक्सप्लेन। मैम आपसे इसी के एक्सटेंशन में एक और सवाल करना चाहूँगी, क्योंकि आप और रेनू मैम दोनों FDDI से है, तो मुझे बताइए आप लोग का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, आप लोगों की FDDI की खुद की एक लैब है, तो वहाँ पे भी टेस्टिंग होती है, वहाँ पे भी प्रोटोकॉल्स या मेजर्स को दिमाग में रख करके प्रोडक्ट की टेस्टिंग की जाती है या इम्प्लीमेंट किया जाता है? बिल्कुल मैम, हमारे पास एक सैट्रा इंटरनेशनल लैब है, वो सबसे बड़ी इंडिया में फुटवेयर टेस्टिंग की लैब है, एंड वहाँ पे सब टाइप के टेस्ट होते हैं, जूते से रिलेटेड, लेदर से रिलेटेड, चाहे वो फ्लेक्सिंग हो, चाहे वो सोल का टेस्टिंग हो। फिज़िकल लैब है हमारे पास, केमिकल लैब है, एंड ये लैब्स हमारी नोएडा में है। एंड वहाँ सबसे अच्छी बात ये क्योंकि ये इंटरनेशनल लैब है एंड ये टेस्टेड बाय UK है, एंड जो ब्रांड है वो फॉलो करता है सैट्रा लैब्स के नॉर्म्स को। तो जितने भी सारे ब्रांडेड शूज़ हैं हमारे, जिमी चू से लेकर लुई विटॉन, एडिडास, नाइकी, ये सब के सब लैब में आते हैं, वो सब टेस्ट होते हैं इक्वली। एंड जब अनटिल अनलेस वो लैब से पास होते हैं और उनको सर्टिफिकेशन मिलता है कि ये क्लीन है एंड इट इज़ गुड टू यूज़ एंड इट इज़ नॉट हार्मफुल, तब तक ये ब्रांड्स अपने न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च नहीं कर पाते हमारे इंडियन मार्केट में। ब्यूटिफुली एक्सप्लेन। कनिका मैम, मेरा अगला सवाल आपसे है, अब इतनी सारे हमने डिज़ाइन के बारे में बात कर लिया, डेवलपमेंट के बारे में बात कर लिया, हमने मैनेजमेंट के बारे में बात कर लिया, ये सब कोर्सेज हैं जो कि आज के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है मार्केट में। देयर आर लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट्स जो ये कोर्सेज बच्चों को पढ़ा रही हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हैं। अब मुझे एक बात बताएं, सबसे ज़्यादा वरीसम इशू रहता है इनकी नौकरी लगने का, इंटर्नशिप और नौकरी, और बच्चों के करियर एस्पिरेशन को फुलफ़िल करने का। तो इसके बारे में कुछ डिटेल में बताएं कि क्या हमारी कंट्री में, हमारे देश नेशनल और इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ दोनों प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को डिज़ाइन और मैनेजमेंट में? सी मोस्टली ऑफ कोर्स जॉब्स हैं हमारी कंट्री में बहुत सारी, बिकॉज प्रोडक्ट इतना बन रहा है, इंटरनल कंजम्पशन बहुत है, एक्सपोर्ट बहुत करते हैं हम, सो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली कोई कमी नहीं है। चांसेस हो सकते हैं कि कोई थोड़े कम पैसों पे का स्टार्ट करे, कोई थोड़े ज़्यादा पैसों पे स्टार्ट करे, वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। और डिज़ाइन में जॉब लगती है, मेन थिंग इज़ उसमें पहले 1 या 1.5 साल डटे रहना, क्योंकि वो इंडस्ट्री में जाके सीखने का टाइम है। बिल्कुल, क्योंकि हम जितना भी प्रैक्टिकल नॉलेज ले लें कॉलेज में, जब इंडस्ट्री में जाते हैं तो लाइफ ही चेंज हो जाती है। मतलब जैसे बोले कि जो हम डिज़ाइन रिसर्च में कभी कभी और कॉलेज में 2-3 महीने लगा देते हैं, वहाँ पे तो उनको 3 घंटे में चाहिए वो डिज़ाइन रिसर्च। सो 1-1.5 साल ऑफकोर्स बहुत स्ट्रगल होता है, बट जैसे ही आपका पैर जम जाता है उस एरिया में, उसके बाद ग्रोथ का कोई शॉर्टेज नहीं है। इंटरनेशनली ऑफकोर्स बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एंड इंटरनेशनल ब्रांड्स टाइम टू टाइम अपने वेबसाइट्स के अंदर इंटर्नशिप्स निकालते रहते हैं, उसमें यू हैव टू अप्लाई, और उसके थ्रू वो लोग फाइनल जॉब ऑफर करते हैं। इंटरनेशनली मोस्ट डिज़ाइनर्स या मोस्ट कॉर्पोरेट्स, उनका तरीका ही यही है हायरिंग करने का। हमारी कंट्री में भी देखा जाए तो अगर कोई बड़ा रिटेल हाउस देखें हम लोग, या फिर बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हाउस देखें, तो उनका भी प्रोसेस इंटर्नशिप के थ्रू हायर करना है। उससे क्या होता है, कंपनी समझ जाती है कि बच्चे का कैलिबर क्या है, उस टाइम पे वो सीख जाता है, एंड उसके बाद ऐसा होता है कि बच्चे को भी समझ आता है वो कंपनी उसके लिए सूटेबल है कि नहीं। क्योंकि डिज़ाइन ऐसा तो नहीं है कि फटाफट सीख जाओ या एक्सेल का फॉर्मूला लगा तो सीख लो। डिज़ाइन तो मेरा अपना है और आपका अपना है, तो बच्चा भी समझता है, एंड देन इंटर्नशिप के थ्रू फाइनल जॉब ऑफर्स आते हैं। वेरी शार्पली एक्सप्लेन्ड। रेनू मैम, मेरा अगला सवाल आपसे है, आप FDDI में एकेडमिक हेड हैं और आपने स्टूडेंट्स को वहाँ पे देखा है, उनकी प्लेसमेंट्स को देखा होगा।
सो मुझे एक बात बताइए, FDDI जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का भी इसको एक स्टेटस मिला हुआ है, जो कि बहुत ही कम बहुत ही प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट्स को मिलता है। तो मुझे बताइए कि यहाँ पे भी, या जो आपके यहाँ रिटेल कोर्सेज हैं या फुटवेयर कोर्सेज हैं, सो किस तरीके की प्रोफाइल्स स्टूडेंट्स के पास दी जाती हैं डिज़ाइन और मैनेजमेंट प्रोफाइल में? शुक्रिया इस प्रश्न के लिए, क्योंकि अगर लेदर गुड्स देखा जाए तो इंडिया में सिर्फ फुटवेयर और लेदर में हमारा इंस्टीट्यूट ही है जिसे इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा मिला हुआ है, क्योंकि इतनी बड़ी इंडस्ट्री है और वाकई में सारे देश के लिए इम्पोर्टेंट है। सभी लोग जूता पहनते हैं और जी बिल्कुल, सभी अलग अलग किस्म के जो ऑक्यूपेशन है वहाँ पर सभी को अलग अलग तरह जूते चाहिए। हम सभी शॉपिंग करते हैं, तो इसलिए हमें प्रोफेशनल चाहिए जो रिटेल प्रोफेशनल्स हों। जहाँ तक जॉब की बात आती है तो हमारे जो फुटवेयर फैशन या लेदर गुड्स के जो स्ट्रीम है, तो जॉब्स जैसे डिज़ाइनिंग का जॉब्स है, डिज़ाइनर्स हैं, प्रोडक्शन रिलेटेड जॉब्स हैं, आपके मर्चेंडाइजिंग है कि कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने चाहिए स्टोर में। तो रिटेल में जिस तरह से रिटेल कितना खूबसूरत दिखाई देना चाहिए, विजुअल मर्चेंडाइजिंग के जॉब हैं, तो विजुअल मर्चेंडाइज़र की पोजीशन होती है। आप आजकल देख रहे हैं कि सभी बहुत सारे ऐप्स हैं जो 10 मिनट में आप तक पहुंचा देते हैं या एक दिन में सामान आ जाता है। तो सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो जो स्टूडेंट्स को जॉब मिलते हैं वो सप्लाई चेन में जॉब्स मिलते हैं। इसी तरह आप देख रहे हैं मार्केटिंग की जो बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग आजकल बहुत प्रेवलेंट है, नॉर्मल मार्केटिंग ब्रांडिंग भी प्रेवलेंट है। तो मार्केटिंग के एरिया में डिजिटल मार्केटिंग में के लिए जो जॉब्स हैं वो मिलते हैं। स्टोर डिज़ाइनिंग, स्टोर का लेआउट क्या होना चाहिए, वेबसाइट पे अगर आप ई कॉमर्स, अभी हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग बहुत सारी शॉपिंग ऑनलाइन करते हैं, तो ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस के लिए भी किस तरह का इन्वेंट्री रखना चाहिए, कैसे शिपिंग होना चाहिए, किस किस तरह के प्रोडक्ट्स को बेचा जाना चाहिए। तो ई कॉमर्स रिलेटेड फील्ड में भी जॉब्स आते हैं। और जैसे अभी आप बात कर रहे थे कौन से डिवाइसेस को क्या टेस्ट किया जाता है, तो स्मार्ट वियरेबल्स, तो अगर जूते या डिज़ाइन हो रहा है तो कैन यू इंटीग्रेट द टेक्नोलॉजी उस फुटवेयर में आप कर सकते हैं। तो फुटवेयर डिज़ाइनर जैसे गली लैब्स की बात कर रहा था किया था अभी निकिता मैम ने, तो इंडियन कंपनीज और इंडियन सेंसिबिलिटीज़ के हिसाब से क्या डिज़ाइनिंग होनी चाहिए, तो डिज़ाइनर के जॉब्स काफ़ी रहते हैं। वेरी शार्पली, वेरी ब्यूटिफुली एक्सप्लेन रेनू मैम ने बहुत क्लैरिटी के साथ समझाया about all the opportunities that are available for the youth today in the country with respect to design management और भी जो AI या digital marketing से related हमारे देश में आज के समय में है। So निकिता मैम आपसे जानना चाहेंगे, क्या डिज़ाइन इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ का स्ट्रॉन्ग पिलर बन सकता है? बिल्कुल, मुझे लगता है डिज़ाइन हर जगह है। डिज़ाइन सिर्फ आर्ट और क्राफ्ट नहीं है, बट डिज़ाइन एक स्ट्रॉन्ग टेक्निकल वर्ड है जो हमारे अर्गोनॉमिक्स से रिलेटेड है, हमारे बायोमैकेनिक्स से रिलेटेड है, हमारी ह्यूमन स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। और डिज़ाइन सिर्फ हम लोग चित्र बनाने के लिए यूज़ नहीं करते, बट हमारे प्रोडक्ट्स बनने के लिए जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं उसके लिए करते हैं। जैसे हमारी चेयर हो गई, हमारी टेबल हो गई, हमारे कैमराज हो गए, हमारा टेलीविज़न हो गया, इन सब में एक पीछे डिज़ाइनर ही था जिसने ये सब चीज़ें डिज़ाइन करी हैं और आज हम उन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इकोनॉमिकली मैं बोलूँगी डिज़ाइन, जैसे मैम ने बोला था कि रोटी कपड़ा मकान वो कभी ख़त्म नहीं हो सकते, बट उन सब चीज़ों की शुरुआत एक डिज़ाइन से स्टार्ट होती है, भले ही वो पहली एक लाइन किताब के ऊपर एक लाइन से ही क्यों ना हो। तो सब कुछ रिलेटेड डिज़ाइन से ही है। इकोनॉमी हमारी बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है डिज़ाइन से, हमारे सारे ब्रांड्स जुड़े हुए हैं इन डिज़ाइन से, एंड हमारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज डिज़ाइन से जुड़ी हुई है। तो हाँ, हम आप तीनों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप तीनों हमारे शो में आए, और हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि हमारी आज की पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा आप अपनी राय दे सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी hopdurdu@gmail.com है, और इसी के लिए साथ आप दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त। आदाब। धनो
दयालु आज रो धन मूर्ते धन बार।